प्रिय छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा में विसर्ग संधि के सत्वम और विसर्गस्य लोपः सूत्र की व्याख्या कर रहा हूँ। इसके पहले के कक्षा में उत्वम और रत्वम सूत्र का व्याख्या हमने किया था। उसी का शेष ये पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं। सत्वम का अर्थ होता है विसर्ग के स्थान पर तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स में परिवर्तन। कुछ नियम के अनुसार विसर्ग के बाद वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर तालव्य स या मूर्धन्य स या दंत स में परिवर्तन हो जाता है। इसी सूत्र को सत्वम कहा जाता है। परिभाषा है कि विसर्ग के बाद च, छ तालव्य स हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाता है। विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य स हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाता है। दूसरा नियम है कि विसर्ग के बाद ट, ठ मूर्धन्य स हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। और तीसरा भी इसमें नियम है कि विसर्ग के बाद क, त, थ दंत स हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हो जाता है। इसी परिवर्तन को हम सत्वम कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। बालह जोड़ चलती। विसर्ग के बाद च आया तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हलंत हो गया, इसलिए ये सत्वम हो गया, सत्व हो गया। अब ये बालह चलती का मतलब होता है बालस चलती, बालस चलती। यहाँ जो तालव्य स आया यही विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होकर के सत्वम हो गया। एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। राम जोड़ ठकुरः। विसर्ग के बाद थ तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है, अर्थात रामस ठकुरः, रामस ठकुरः। और एक और नियम है कि विसर्ग के बाद क, त, थ और स में से कोई वर्ण हो, मूर्धन्य दंत स में से, तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हलंत होता है। जैसे सरह जोड़ तीरे। विसर्ग के बाद तो वर्ण आया तो विसर्ग के स्थान पर दंत स हलंत हो गया, इसलिए सरस, सरस तीरे, सरस तीरे हुआ। इन्हीं परिवर्तनों से, इन्हीं वर्णों, विसर्ग के बाद इन वर्णों में जो परिवर्तन होगा उसे स, स, स यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स होने के कारण हम इस व्याख्या को सत्वम सूत्र की व्याख्या कहेंगे। अब हम विसर्गस्य लोपः सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। सह और एषः। सह एषः के बाद अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो अथवा व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और शब्द जुड़कर एक हो जाता है। सह एषः, ध्यान रखना है, सह और एषः। कहीं कहीं सह एषः जैसा ही शब्द आ जाता है और अ आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाता हो या फिर व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो करके दोनों पद मिल करके ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे देखिए यहाँ सह एति। परिभाषा के अनुसार सह के बाद अ आ को छोड़कर कोई स्वर आए तो सह के बाद ए स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो गया और यहाँ सह जोड़ एति हुआ। दूसरा उदाहरण एषः। एषः के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो य यहाँ व्यंजन वर्ण है, य व्यंजन वर्ण है
तो यह विसर्ग समाप्त होकर के एष याति हो गया। और सह एषः जैसा ही और कोई शब्द है, यहाँ राम जोड़ आनंद, ये और विसर्ग है और यहाँ आ है, तो विसर्ग का लोप होकर के सीधा स्वर संधि के अनुसार रामानंद बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, सह एषः के बाद और आ को छोड़कर कोई स्वर हो अथवा व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और दोनों पद आपस में मिल करके एक ही हो जाते हैं। दूसरा नियम विसर्ग से लोप का है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ से भिन्न कोई स्वर हो तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोड़ एव, यहाँ विसर्ग समाप्त होकर के अतः एव हुआ। फिर से देख लेंगे, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ से भिन्न अर्थात अ आ को छोड़कर ए ऐ ओ औ यह स्वर हो, तो भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोड़ एव, यहाँ विसर्ग से पहले अ है और बाद में अ से भिन्न ए स्वर है तो विसर्ग का लोप होकर अतएव शब्द बना। अब विसर्ग से लोप का तीसरा नियम है कि विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। समझ लें फिर से, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में कोई स्वर हो, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तब भी विसर्ग का